हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। मैं आप सभी लोगों का फ्रेंड्स कहो, कलीग कहो, आपका टीचर कहो, प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट, सीईटी, नेट, सेट, गेट, आईआईटी जेम और पीएचडी एंट्रांस टेस्ट मतलब पेट जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा है वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आने पहुंचे। तो आज हम 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जो चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई से रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। जो भी स्टूडेंट्स हैं पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए ताकि आप इसे सोल्व कर सको। ओके, तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज 50 एमसीक्यू आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ एमसीक्यू के आंसर नहीं बताऊंगा, आपको ऑप्शन के सहित इनके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो चैप्टर है 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फॉर ऑल दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum is that rough endoplasmic reticulum। तो क्या पूछा गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट कंटेन राइबोसोम। नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम। तो यस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। हम और भी आगे पढ़ लेते हैं। एक कभी भी याद रखिए कि अगर आपको ऑप्शन पहला है और या तो दूसरा ए या तो बी आंसर में से कोई मिल जाता है तो भी आप सी और डी चारों पढ़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बी आंसर सही होता है लेकिन सी आंसर सही से भी सही होता है, मतलब बेस्ट से काफ़ी बेटर होता है। तो हमें ये नहीं सिलेक्ट करना होता है सही आंसर, हमें सबसे बेस्ट आंसर से बेटर आंसर सेलेक्ट करना होता है। So just read all these things so that you will be satisfied. C does not transport protein। नहीं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम, ये तो गोल्गी apparatus का काम हो गया। सो हमें पूछा गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम contain ribosome. So A is the, sorry, B is the correct answer. Next question, second, the cell theory is not applicable। तो हमें पूछा गया कि सेल थियरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सेल थियरी किसके लिए एप्लीकेबल होगी? उन सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए होगी। सो अल्गी बिलोंग्स टू द प्लांटी, दे आर यूकैरियोटिक, सो सेल थियरी विल बी एप्लीकेबल इन देम। Then fungi, in fungi it is also applicable. In viruses it is not applicable because we know that viruses are placed at the boundary between living and non-living. Therefore we can't says that viruses are basically used the theory called cell theory। viruses cell ही नहीं तो cell theory में वो बैठेंगे ही नहीं। And lichen is a body which is made by algae, half algae and half fungi, so it will be basically acceptable, but it will be not acceptable or not applicable in case of viruses। So next one is question number third। The type of ribosome found in prokaryotic cell is। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन से होते हैं? So in case of prokaryotic cell means bacterial cell, we discussed that ribosomes are 70s, neither 100s, neither 80, neither 60, it's a 70s, and this 70s ribosome was made by two subdivision. Large subunit was 50s s and small subunit was 30s। ठीक है, अभी जिन कैंडिडेट ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है, जो डायरेक्टली एमसीक्यू पेपर देख रहे हैं, तो वो लोग सुन लीजिए। 50 और 30 इज इक्वल टू 80 होता है, लेकिन यहाँ पे ये राइबोसोम की लैंग्वेज में, राइबोसोम एक लार्ज मॉलिक्यूल है और इस लार्ज मॉलिक्यूल के अगर आप दो टुकड़े कर दो, मान लो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल ऐसा, और इस लार्ज मॉलिक्यूल के अगर आप दो टुकड़े कर देते हो, दिस इज, ये पेन ऐसा नहीं चलता है शायद। ओके, सो जनरली इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, large subunit and small subunit, and
जो लार्ज सब यूनिट होता है वो होता है 50s, और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो है तो होता है 30s। सो इन दोनों को अगर हम ज्वाइंट कर दें तो वो बन जाता है 70s। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इसका आंसर था 70s। ठीक है, इसका आंसर है ये वायरसेस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, tonoplast is the membrane covering of. We discussed that a vacuole is the organelle which is responsible for storing the cell shape as well as so many you can say biochemical substances, as well as vacuole covers around 70% volume of a cell, or maximum volume of cell is covered by vacuole, but especially in the plant cell. And हमने ये भी देखा था outer covering of vacuole is called टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट हमें पूछा गया किसका कवरिंग होता है, तो वो होता है वैक्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इट ट्रू अबाउट राइबोसोम। हमें पूछा गया कि राइबोसोम के बारे में सही चीज क्या है। ठीक है, तो क्या होती है राइबोसोम के बारे में। पहला, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एटीएस। आगे पढ़ के जरूरी भी कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से एटीएस, और हमें ट्रू स्टेटमेंट चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड, दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से ये बने होते हैं, ये सही है। तो आई थिंक हम इसे वैल्यू देंगे फिलहाल, लेकिन हम आगे और पढ़ लेते हैं, मे भी आगे का कुछ आंसर सही हो। these are found only in eukaryotic cell। नहीं, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है, यू में भी है, दोनों है। नेक्स्ट, these are self splicing intron of some RNA। नहीं, स्प्लाइसिंग राइबोसोम से रिलेटेड नहीं, स्प्लाइसिंग mRNA से रिलेटेड है। सो आंसर बी इज ओनली द करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Select the correct statement from the following regarding cell membrane। Cell membrane के according सही statement क्या है, ये हमें select करना है। Sodium and potassium ions move across the cell membrane by passive transport। नहीं, सोडियम और पोटेशियम आयंस तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव होंगे, तो ये सही नहीं है यहाँ पे। प्रोटीन मेकअप 60 to 70% इन सेल मेम्ब्रेन। नहीं, सेल मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो फॉस्फेट और लिपिड से बने हुए होते हैं, इसके लिए हम उसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट सी मींस ऑप्शन सी, lipid are arranged in bilayer with a polar head towards the inner part। lipid are arranged in bilayer, करेक्ट है, लेकिन polar head towards inner part नहीं है। नेक्स्ट, fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। So this is the absolutely correct option। Yes। Question number 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। The interconnecting membrane network of a cell composed of vesicle, flattened sac and tubule। तो जब आपको याद होगा, मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, या तो अभी मैंने रिवीजन लिया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हेन यू सी इट इनटू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू विल कम टू नो इट हैज अ 3 part vesicle and you can say sac like structure and then tubule। so जनरली ये तीनों पार्ट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स नॉर्मली लैक। प्लांट में कौन सी चीज जनरली एब्सेंट होती है, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो प्लांट में क्या एब्सेंट होता है। सो इन केस ऑफ अ प्लांट, सो अगर हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो प्लांट में राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस और सेल मेम्ब्रेन, ये तो सभी ऑर्गेनल होते ही हैं, लेकिन सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट में नहीं होता है। तो प्लांट में सेंट्रियोल जनरली सीलिया फ्लैजेला फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है, तो वहाँ पे कुछ और ऑर्गेनल होते हैं। तो सेंट्रियोल इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। 9, plasma membrane is made up of। plasma membrane is made up of, सेंट्रल कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है, तो हमने ये देखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन मेड बाय दी
लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, या तो आप ऐसे कहो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, बट दैट इज वन एंड द सेम थिंग। जो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जिनको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं, उसमें हम टाइम बचाएंगे हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। हमें पूरे क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो प्लांट सेल हैव अ सेंट्रोल व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल। प्लांट सेल हैव अ सेंट्रोल व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल। स्टेटमेंट ही प्रॉपर पूरा का पूरा गलत है। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो देखो हमें क्या है, प्लांट सेल नॉर्मली लैक सेंट्रोल, अगर उसमें नहीं है तो प्लांट सेल हैव अ सेंट्रोल, ये तो कहे के मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट गलत है। हमें करेक्ट होना है ना, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम generally have a rough endoplasmic reticulum just because presence of ribosome which is a site of protein synthesis. Next, आगे हम पढ़ लेते थे, middle lamella is a layer mainly calcium carbonate which hold the different neighboring cells together. नहीं, none of above, तो बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल इन प्लांट सेल, वैक्यूल इन प्लांट सेल is membrane bound and contains storage protein and lipid। membrane bound तो है, लेकिन ये प्रोटीन लिपिड का स्टोर करता है, ये भी जरूरत नहीं है ना। is membrane bound and contain water and excretory product, correct। vacuole is a membrane bound because it has outer covering called tonoplast and vacuole के अंदर water और excretory substance होते हैं। मैंने आपको कहा था कि vacuole excretion में भी मदद करता है और vacuole के अंदर water और mineral भी होते हैं, मतलब स्टोरेज सेफ भी करता है वो। लेक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर, नहीं, मेम्ब्रेन होता ही है। लेक मेम्ब्रेन, लेक मेम्ब्रेन अगर आता है तो ऑप्शन ही गलत है। इस मेम्ब्रेन बाउंड, यस, तो इन दोनों में से ये सही है, बी आंसर इज द मोस्ट प्रोबेबली 101% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है फॉलोइंग में से। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है, ये तो सही है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव an internal compartment, thylakoid space bound by the thylakoid membrane, thylakoid space bound by thylakoid membrane। फिलहाल तो ये लग रहा है, एक्चुअली मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो एग्जैक्टली आंसर पता ही है, मेरे पास तो आंसर की भी होती है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो ना। तो आप समझ लीजिए, आपके माइंड से अगर मैं चलूँ तो आपको ये लगेगा यस, फिलहाल तो ये आंसर है ही। फिर हम आगे भी पढ़ लेते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, तो यस, इन दोनों में डीएनए होता है, मतलब ये भी स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, वही हमारा आंसर होगा। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है हमें। The chloroplasts are generally much larger than the mitochondria, करेक्ट है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, तो इसका आंसर बी है, जो स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, तो क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है, वो जनरली ग्रेना, पिलर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेना, उसके अंदर में होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जनरली ग्रेना के अंदर होता है। सो पायरोनोइड स्ट्रोमा, ये कुछ आंसर नहीं, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर स्टोर हाउस ऑफ, मैंने आपको कहा था लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग एंड सुसाइडल बैग कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वेयर हाइड्रो मींस वाटर एंड लाइटिक मींस you can say breakdown, so hydrolytic enzyme present in the lysosome is the correct answer। ठीक है, हमने आंसर सेलेक्ट करते जा रहे हैं ना, ओके, सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट assertion desertion वाला क्वेश्चन है। assertion, a cell membrane shows fluid behavior, ये तो सही लग रहा है। रीजन, a membrane is mosaic or composite of diverse lipid and protein। देखो स्टेटमेंट assertion सही है, उसका रीजन भी सही है, लेकिन उसका जो ये एक्सप्लेनेशन है ना वो सही नहीं लग रहा है।
तो बोथ assertion एंड reasons are true and reason is correct explanation of assertion, तो ये गलत है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करके बताते हैं, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें assertion और reasons जैसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें समझता ही नहीं हमें करना क्या होता है। तो आप समझ लीजिए assertion, assertion का मतलब एक स्टेटमेंट है, अ सेल मेम्ब्रेन शो फ्लूइड बिहेवियर, मतलब एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं एक मेरे लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैं खुद का एक एग्जांपल बना के बताता हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, तो ये है मेरा assertion। अभी रीजन क्या है, ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं प्रोफेसर, मेरा नाम है प्रोफेसर नीलेश आनंद, रीजन क्या है, मैं स्कूल में या तो कॉलेज में या तो कोचिंग क्लासेस में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो ये है मेरा एक्सप्लेनेशन और रीजन। मुझे प्रोफेसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो ये है मेरा रीजन और ये एक्सप्लेनेशन भी हो। तो अगर मेरा स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है और अगर एक्सप्लेनेशन गलत है तो हम क्या लिखेंगे, बोथ assertion एंड reasons आर ट्रू लेकिन एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे ये आंसर सही है, बोथ assertion एंड reasons आर ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट ऊपर के सही है, लेकिन उसका जो रीजन है, उसका रीजन का जो एक्सप्लेनेशन है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये जो रीजन जो बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, वो स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन गलत है। तो आई होप आपको समझ रहे हैं अभी assertion रीजन किस तरह सोल्व करते हैं, आगे पढ़ के कुछ फायदा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर से assertion रीजन वाला आ गया। assertion, the true nucleus is generally absent in E. coli and other prokaryote। तो अगर हम ये देखें तो ये सही है, ट्रू न्यूक्लियस मतलब यूकैरियोट्स, तो ई कोलाई बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स है, एंड ये का है अदर प्रोकैरियोट्स, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया और बाकी सभी प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये सब स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहे हैं। रीजन सुन लेते हैं, कारण क्या है उसका, एन अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड fibrillar nucleus without any limiting membrane is observed in prokaryotes। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड unorganized fibrillar nucleus without any limiting membrane is observed in prokaryote। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है ही नहीं, तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन का कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो स्टेटमेंट assertion सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ये कहाँ है ऑप्शन, बोथ assertion and reasons are true, नहीं, both assertion and reasons are true but reason is not, नीचे वाला रीजन गलत ही है डायरेक्ट, assertion is true, reason is false, so C is the correct answer। okay, question number 17, Golgi apparatus is absent in, हमें पूछा है कि Golgi apparatus किसमें एब्सेंट होता है। सो हायर प्लांट, ऑब्वियसली नो, हायर प्लांट में तो होंगे। यीस्ट भी यूकैरियोटिक आते हैं, यूनिसेल उसमें भी होते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, यस, बैक्टीरिया में भी नहीं होते हैं और ब्लू ग्रीन अलगी इसमें भी नहीं होते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी इसका सिर्फ नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, लेकिन ये एक्चुअली एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम सियानोबैक्टीरिया के नाम से पहचानते हैं। सो सी इज द आंसर। लिवर सेल में भी होते हैं, लिवर सेल ह्यूमन का सेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यूएशन में है, तो हमें पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर सेंटर पे होता है और उसके पास में ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो दोनों साइड से किससे कनेक्टेड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गाइस समझाते समय अगर मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट्स होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करके आपको इजीली समझा सकता था। लॉकडाउन के पीरियड में अमेजोन वगैरह ये लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये फिलहाल मैंने परचेस तो कर लिया लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, सून ये आ जाएगा जल्दी तो हम आगे उस पर ही पढ़ेंगे। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही होगा इसका आंसर। समझ गया आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सोचोगे सेल मेम्ब्रेन, नहीं, सेल मेम्ब्रेन क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके बाद साइटोप्लाज्म और कॉर्नर में ऊपर की तरफ होगा सेल मेम्ब्रेन, तो बीच में क्या कनेक्ट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को, रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ भी होता है लेकिन स्मूथ पीछे के साइड होता है। अगर हमें ये पूछते हैं कि सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह पर पूछते हैं सेल मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद, तो हम आंसर सिलेक्ट करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिड? कौन सा प्लास्टिड नहीं है? तो मैंने आपको रिवीजन में भी बताया था, क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट इज अ व्हाइट प्लास्टिड। माइटोप्लास्ट जैसा कोई प्लास्टिड होता ही नहीं, सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, yes, extension of a plasma membrane in prokaryotes is, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कौन सा स्ट्रक्चर एक्सटेंशन बाहर निकलता है? वो होता है ए, मेसोसोम इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था भी था, मेसोसोम इज नथिंग बट द extension of a plasma membrane which is responsible for cell wall formation, DNA replication as well as ATP formation। ये मेसोसोम का काम होता है और एक्चुअली मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन में से ही निकलता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका। क्वेश्चन नंबर 21, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन, आप गेस कर सकते हो। सी, लाइसोसोम इज ओनली अ सुसाइडल बैग, तो इसमें इतने एंजाइम नहीं होंगे। क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ ग्लूकोज तैयार करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये काफी सारी प्रोसेस होती है ना रेस्पिरेशन की, जिससे एटीपी बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सी इज द मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर। पेरोक्सिसोम्स में सिर्फ कैटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं और फिर उसका कैटालिसिस हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन बबल में कन्वर्शन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, a conspicuous rounded body, conspicuous मतलब attractive, conspicuous, conspicuous rounded body present in the nucleoplasm and attached to the particular chromosome at the definite place is, तो क्या अटैच होता है? तो प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में आ चुका है, कैरियोलिम्फ वो तो न्यूक्लियर, जनरली न्यूक्लियोप्लाज्म को ही कैरियोलिम्फ हम कहते हैं, तो ये एक ही चीज़ है। न्यूक्लियर रेटिकुलम जैसी कोई चीज़ होती नहीं, तो ये इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। ठीक है। Which of the following is responsible for the origin of lysosome? लाइसोसोम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो लाइसोसोम गोल्गी एपरेटस से प्रोड्यूस होते हैं, वो एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 24, the term suicidal bag is applicable to class of the cell organelle, that is also very easy। लाइसोसोम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? गोल्गी एपरेटस। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? suicidal bag, so lysosome is the correct answer। Question number 25, the Golgi complex plays major role in, as an energy transducing organelle, Golgi apparatus का ये काम है? नहीं। In digesting protein and carbohydrate? नहीं। In trapping light quanta and transferring them into chemical energy? ये तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का काम आ गया। The primary production of lysosome and produce glycolipids and glycoprotein, सही है। हमने जनरली गोल्गी एपरेटस के फंक्शन ही ये देखें। गोल्गी अभी मैंने आपको रिवीजन कराया था, उसमें मैंने ऊपर से जो मेन चीजें बता दी ना, वो सब यही है। गोल्गी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। तो गाइस ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इफ द राइबोसोम ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉयड देन, अगर सेल के अंदर के राइबोसोम डिस्ट्रॉयड हो गए तो क्या होगा? फास्ट विल नॉट स्टोर्ड, सॉरी, फैट्स विल बी नॉट स्टोर्ड। राइबोसोम और फैट्स का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली है ही नहीं। प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड, प्रोटीन नहीं होगा। फिलहाल हम ऐसे 90% करेक्ट करके रखते हैं, फिलहाल सिलेक्ट नहीं करते हैं। कार्बन एसिमिलेशन विल नॉट ऑकर, नहीं। रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, सो इसका आंसर 100% अभी है प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड। राइबोसोम नहीं तो प्रोटीन नहीं फॉर्म होगा, ये तो मुझे पता था पहले से, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे पास तो आंसर की होती है इन चीज़ों की। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजोम्स आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द, तो ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ, ये पूछा गया। सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन,
हम 90% इसे करेक्ट करके रखते हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं। हाँ, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहे हैं, मतलब ये भी नहीं। तो ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो इसका आंसर आता है ए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 28, इन व्यू of current status of our knowledge about the cell structure, which of the following statement about cell theory is correct? तो सेल थियरी के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया। सेल थियरी नीडेड मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर सच एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मिल गए तो क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके ही पार्ट है ना, सेल के। The cell theory does not hold good since all living organisms are not cellular in their organization. Example viruses। हम इस स्टेटमेंट को 70% करेक्ट करके फिलहाल रखते हैं। The cell theory in its modification form means that all living objects are the cell capable of reproducing। नहीं, क्योंकि मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी करना चाहिए था। द सेल थियरी मींस दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेल वेदर और नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही सेल लिविंग और नॉन लिविंग नहीं कहलाया जाता। सो अब जिसको हमने 70% वैल्यू दी थी उसको हम 100% वैल्यू देते हैं। सो बी आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, दोज बैक्टीरिया विच possesses many, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, दोस बैक्टीरिया विच possess many flagella are called as, यहाँ पे many flagella आप कंसीडर कर लीजिए, many flagella they are called। तो अगर किसी बैक्टीरिया को एक ही फ्लैजेला हो तो उसे हम कहेंगे मोनोट्राइकस। किसी बैक्टीरिया को अगर दो फ्लैजेला हो एक ही साइड तो उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। किसी बैक्टीरिया को अगर दो फ्लैजेला होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक एक तो उसे हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। और किसी बैक्टीरिया को अगर काफ़ी ज़्यादा फ्लैजेला हो तो उसे हम कहेंगे पेरिट्राइकस। ये पूरी बॉडी में होते हैं, उनके बॉडी के सराउंडिंग में हेमेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 30, सेल वॉल शोस। तो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज अ कंप्लीटली परमिएबल, आओ जाओ आपका ही घर है ऐसा समझ लो। कोई भी मटेरियल जो होता है सेल वॉल उनको अंदर की तरफ परमिशन देते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। तो सेल वॉल से कोई भी चीज़ अंदर चली जा सकती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन से नहीं जाएगी। सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेंगे किस मॉलिक्यूल के अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। The physiological role of a smooth endoplasmic reticulum in the cell is। तो हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो एक तो लिपिड बनाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन है। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज नहीं, राइबोसोम सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन इज द करेक्ट आंसर। Question number 32, which of the following statement is correct? Ribosome do not contain DNA। राइबोसोम तो होता ही है एक मिनट। Which of the following statement is correct? हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना। राइबोसोम डू नॉट कंटेन डीएनए तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में डीएनए राइबोसोम दोनों होते हैं, लेकिन राइबोसोम के अंदर डीएनए थोड़ी ना होता है। तो स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। हम आगे भी पढ़ लेते। यूकैरियोटिक एटीएस राइबोसोम ब्रेक इनटू 50s एंड 30s नहीं, एटीएस तो 60 और 40 में डिवाइड होता है। प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन इंट्रासेलुलर जंक्शन बिटवीन एनिमल सेल नहीं, अगर यहाँ पे एनिमल सेल की जगह पर प्लांट सेल कहते हैं तो ये सही था। मतलब 2 3 5 10 सेल्स को आपस में प्लाज्मोडेस्माटा ज्वाइंट करता है और न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद में आता है, लेकिन ये प्लांट सेल में होता है। राइबोसोम वेर डिस्कवर्ड बाय बीडल एंड टेटम नहीं, बीडल एंड टेटम तो जनरली प्रोटीन सिंथेसिस में आते हैं। जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टेटम इन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम के फंगस में से एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बीडल एंड टेटम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसका रिजल्ट आया था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट राइबोसोम डू नॉट कंटेन डीएनए ए इज दी 101% करेक्ट, 101% करेक्ट। 33 number question, the organelle which are responsible for almost all the molecular oxygen uptake to the cell wall of 90% of the ATP formed are।
तो एटीपी कहाँ, द सेल ऑर्गेनल, the cell organelle which are responsible for almost the molecular oxygen uptake and the 90% of ATP form. 90% सेल की एनर्जी कहाँ फॉर्म होती है, वहीं पे फॉर्म होगी जैसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे, तभी एनर्जी फॉर्म होगी, तभी तो हम उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे ना। तो वो होता है ए आंसर, माइटोकॉन्ड्रियम और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमने बोल्ड नहीं किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, which of the following organelle are the cells garbage disposable system? garbage disposable system मतलब कचरा फेंकने वाली जगह। तो वो हमें किससे कहा था हमने, come on guys, 34। तो यहाँ पे 34 अगर हम लाइसोसोम्स को वैल्यू दे तो वो काफी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लाइसोसोम्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं फेगोसोम्स की मदद के थ्रू। सो लाइसोसोम्स इज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम में काउंट किया जाएगा। 35, इन द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स आर, मैंने आपको कहा था ये थोड़े सॉफ्ट प्रोटीन होते हैं, आज सबों को भी समझाया था मैंने। 35 का आंसर देखिए, पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, नहीं पार्शियली और टोटली नहीं। आगे देखिए, एक मिनट, ये पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन है ना, पार्शियली और टोटली ये सही है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये पहले पार्शियली होते हैं फिर पूरे के पूरे अंदर चले जाते हैं। पार्शियली अटैच ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, अटैच होने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अंदर जाने चाहिए। परमानेंटली अटैच नहीं, टेम्पररी अटैच टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन नहीं। पार्शियली और टोटली बरीड इन सेल मेम्ब्रेन, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। A is the correct answer. 36, 36, cell wall. Cell wall क्या है? Protect the cell from the mechanical damage and infection. Correct. Provide barrier to undesirable macromolecule. मैक्रोमोलिक्यूल को एक है ना बाउंड्री जैसा बना देता है कि ये अंदर नहीं आ पाए मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, भले माइक्रोमोलिक्यूल है मैक्रोमोलिक्यूल है, उनके लिए एक बैरियर प्रोवाइड करता है। और ऑल ऑफ अबाउट, तो यस डी आंसर इज बेस्ट, ये सभी की सभी चीजें सेल वॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 37, इन प्रोकैरियोटिक सेल द इंक्लूजन बॉडीज, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडी सही है, ये बाउंड नहीं होती है। lie free in the cytoplasm, नहीं। both A and B, नहीं, none of above, so A is the correct answer. 38, the colorless plastid are varied in shape and size with a stored nutrient arc. तो हमें ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा कलरलेस प्लास्टिड है, तो सिंपली कलरलेस प्लास्टिड का नाम ही था ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हमें ये पूछा गया which are varied in shape, size and stored nutrient। अगर हमें सिर्फ ये पूछा होता है कि कलरलेस प्लास्टिक प्लस स्टोर स्टार्च है, तो हम क्या वैल्यू देते हैं, अमाइलोप्लास्ट, क्योंकि अमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप है और अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज में काम में आते हैं। नेक्स्ट 39, द साइटोस्केलेटन इन द सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज, कौन कौन से फंक्शन होते हैं साइटोस्केलेटन के, कॉमन गाइस, साइटोस्केलेटन के कितने फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यस। साइटोस्केलेटन वाज मेड बाय 3 टाइप ऑफ ट्यूबुल ना, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जनरली टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट हुआ। मोटिलिटी ये माइक्रोफिलामेंट प्रोवाइड करते हैं विद हेल्प ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फिलामेंट प्रोटीन, सही है। मेंटेन द शेप, तो शेप कौन मेंटेन करता है, शेप जनरल ट्यूबुलिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन मेंटेन करते हैं। सो ऑल ऑफ अबाउ आंसर आ गया इसका, ठीक है। ऑल ऑफ अबाउ इसका आंसर था ल्यूकोप्लास्ट।
क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो क्रोमोसोम किसने नाम दिया था? मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। क्रोमोसोम वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमेस्टर बट नेम बाय वेल्डेयर। तो वेल्डेयर ने नाम दिया था क्रोमोसोम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। द यूकैरियोटिक सेल्स आर डैश ग्रेटर देन प्रोकैरियोटिक सेल इन द डायमेंशंस। हमने ये देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosome, and therefore eukaryotic cells are 10 times larger than the prokaryotic cell. So answer is A, 10 times. 42 number question. The term cell was introduced by, who introduced the cell? Robert Hooke was a person. बाकी सबको पता है क्या? Louis Pasteur is a father of microbiology. Watson means James Watson, founder of a double helical structure of DNA. Fleming, you can say Fleming was the first person who introduces first antibiotic, and the antibiotic was penicillin, and the name of this scientist is Alexander Fleming. 43 number question. The exact function of mesosome in prokaryote cell is, what is the exact function of mesosome in prokaryote? Cell autolysis, no. Protection of nucleus, no. Enzyme production, no. Unknown. Unknown is the correct answer. Actually, mesosome is the invagination of a cell membrane, and few scientists believe that mesosome is involved in ATP formation and cell wall synthesis and DNA replication. But true, this is exactly how much true, no one exactly know. So we can say that mesosome have an unknown function in the prokaryotic cell. Question number 44. Christian Gram develop a Gram staining technique in the year. तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बनाई थी, जिसका पर्पस था टू आइडेंटिफाई वेदर द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 45। क्रोमेटोफोर इज प्रेजेंट इन, तो क्रोमेटोफोर शायद मैं आपको पढ़ाना भूल गया था। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर जनरली ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट की जैसे काम करते हैं, लेकिन ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं सियानोबैक्टीरिया के अंदर। सो जैसे प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करती है क्लोरोप्लास्ट की मदद से, वैसे ही सियानोबैक्टीरिया जनरली खुद का फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं by the help of chromatophore. So this is found in photosynthetic bacteria. Example, blue green algae और cyanobacteria. माइकोप्लाज्मा क्या होता है पता है? माइकोप्लाज्मा मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस वाज फाउंड बाय, न्यूक्लियस सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन। बाकी साइंटिस्ट कौन है? लेवेनहुक, फर्स्ट माइक्रोस्कोप क्रिएटेड। रॉबर्ट हुक, फर्स्ट सेल ऑब्जर्व। ग्रिफिथ, ये जनरली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आते हैं। डिप्लोकोकस निमोनी, आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। 47 number question. Who was contributed for cell theory? M.J. Sheldon and T.S. Well was contributed for cell theory. So ये दोनों को मिला के आंसर होता है both A and B. ठीक है, लेकिन अगर आप ये याद रखो, अगर आंसर ये दोनों है और यहाँ पे बोल रहा है both A and B, तो ये तीनों के तीनों आंसर हो गए। फिर हम किसे सेलेक्ट करेंगे? D, all of above. ये रॉबर्ट ब्राउन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48। Who coined the term called protoplasm? So J.E. Purkinje introduces the term called protoplasm. Question number 49. The suffix S in the ribosome unit indicates, suffix means S means what? S indicate, it indicate sedimentation coefficient. The cell theory was proposed by, फिर से आ गया, शेल्डन एंड स्वेन उसका आंसर है। तो गाइस ये था हमारा पूरे चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस। चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आंसर देख लीजिए, ऐसे हमने पूरे पोर्ट कर दिए हुए हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि मैं फिर कमेंट सेक्शन में से पढ़ के आपको रिप्लाई दूंगा।
तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। इसके हमने सभी के सभी पॉइंट देख लिए, और इसके हमने सभी के सभी पॉइंट देख लिए, और उसके साथ हमने उसके प्रैक्टिस भी कर ली, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी। तो ये जो सही आंसर हमने सिलेक्ट किया मैं उसे सेव कर लेता हूँ यहीं पे। इससे हम सेव कर लेंगे एक नया नाम से।